नाउ जेम। जेम क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मीन्स क्या आ रहा है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका, उसे उसके जीन में चेंज किया जा रहा है, यानी वो नेचुरल माइक्रोब्स अब नहीं रह गया। जो नेचुरल माइक्रोब्स है उसके जीन में चेंजेस लाके टेक्निकली उसके जीन में चेंज लाते हैं, तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस तरह के जो टेक्निक हो गए आपका, जिसके थ्रू आप उसके जीन में चेंज ला रहे हैं। क्यों चेंज ला रहे हैं? फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए, फॉर उसके जीन को बेटर करने के लिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ना है इंसुलिन, कि इंसुलिन किसी पर्सन में आपके प्रोडक्शन इंसुलिन का होना बंद हो रहा है। इंसुलिन कहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है? ह्यूमन में पैनक्रियाज, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसुलिन के लिए। पैनक्रियाज में भी अंदर आएंगे तो आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। लैंगर हैंस में भी बीटा cells, this is responsible, these cells are responsible for the secretion of insulin, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ये बीटा सेल करना बंद कर दिया, तब इस पर्सन में ये इसकी कमी होने लगेगी। अब कमी होने से होगा क्या? ये काम क्या करता था? ये आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म, ये इसका नॉर्मल फंक्शन था। शुगर को का ब्रेक डाउन, जो हम लोग खाते हैं और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो आपका जब ब्लड में आया तो वहाँ पे ये हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन आपका, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों है ये आपका। तो इंडोक्राइन में ये इंसुलिन का प्रोडक्शन, दैट इज इसका इंडोक्राइनल फंक्शन हो गया पैनक्रियाज का। तो ये इंसुलिन क्या करता है? जो शुगर आप ले रहे हो उस शुगर को ये ब्रेक कर रहा था। बट अगर इसका प्रोडक्शन बंद हो गया बॉडी में, तो शुगर क्या होगा? पाइलअप होता चला जाएगा बॉडी में। शुगर आपका बढ़ गया बॉडी में, तो जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें शुगर का आपका ग्लूकोज शुगर बढ़ा हुआ है। ग्लूकोज बढ़ना मीन्स शुगर बढ़ गया है, तो वैसे पर्सन को कहते हैं ये डायबिटिक है। तो जब डायबिटिक हो जाएगा, शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उसको इस कवर अप करने के लिए, इंसुलिन को का कवर अप करने के लिए, अब इसकी जगह पे आपका प्रिकर्सर जो है, इसकी जगह पे दूसरा इंसुलिन। ये इंसुलिन कैसे मार्केट में आएगा? ये तो हमारा नेचुरल फॉर्म हो रहा है। अब मार्केट लेवल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन, तो जब मार्केट लेवल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए से हमारा कम्प्लीमेंट्री जीन कॉपी डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे में किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरे एनिमल के पैनक्रियाज से इंसुलिन के सेल पैनक्रियाज से आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से सेल लेंगे, और वहाँ से आपका उस सेल से जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा सेल के जो जीन रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, वो जीन में चेंज लाके उसके जीन को चेंज करके हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। और वो मार्केट लेवल पे सबसे फर्स्ट टाइम इंसुलिन का प्रोडक्शन ही हुआ है फार्मास्यूटिकल्स में, दवा के कि मैंने या ये कहिए आपके प्रोटीन इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट आपका इंसुलिन का ही प्रोडक्शन हुआ है कॉमर्शियल लेवल पे, जो ह्यूम्युलिन के नाम से आया मार्केट में, और बहुत ही लो कॉस्ट में आपका ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो जीन में जो चेंजेस ला रहे हैं उसी को ये कहा जा रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स। सो नाउ लुक दिस वन,
genetically engineered microbes in which the genetic makeup has been slightly altered. Slightly, यहाँ ध्यान देंगे, genetically engineered microbes in which the genetic makeup माने genetic जो genes हैं उसमें has been slightly altered, slightly changed so that some of their qualities are changed. उससे क्या होगा, उसके क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएंगे. Now, next point, gem are new genetic combinations not known to occur naturally. क्योंकि ये नेचुरल नहीं है जेम. जेम को साइंटिस्ट ने उसे उसके नेचर को चेंज किया है, उसके जीन में चेंज लाया है किसी भी माइक्रोब्स में, किसी भी एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में. सो वो नेचुरल अब नहीं रह गया. नेचुरल था बट उसके जीन में जब उसको चेंज ला कर दिए तो अब आर्टिफिशियल हो गया. सो जेम आर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नॉट नोन टू अकर नेचुरली एंड आर जनरेटेड बाय टेक्निक्स. जनरेट किया गया बाय टेक्निक, उसमें टेक्निक अप्लाई किया गया जिससे उसके जीन में चेंज हुआ. विच आर आर्टिफिशियल मैकेनिज्म नॉट नोन टू अकर इन नेचर. ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल आपका मैकेनिज्म है जो कि आपके नोन नहीं है इन नेचर. नाउ, ए वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको कि उसके जीन में चेंज लाया गया है. सो ए वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नाउ बीइंग एम्प्लॉयड एज टूल्स. उसको टूल्स की तरह यूज़ किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट्स. ये आपके यूज़फुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये टूल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड टू यूज़फुल प्रोडक्ट्स. रॉ मटेरियल, अब इसे अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रॉ मटेरियल नाम दें कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, तो उसको हम लोग जिस तरह का हमें यूज़ करना है उसके जीन में चेंज लाके जिस वर्क के लिए कि हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है या ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करना है या कुछ भी विनेगर बनाना है या बहुत चीज़ें दवा सब जो बन रही हैं इन सब चीज़ों से, तो उसमें हम लोग इसको जब यूज़ कर रहे हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एनिमल सेल्स को या प्लांट सेल्स को, तो उसे कहेंगे ये सब रॉ मटेरियल्स हो गया. तो रॉ मटेरियल को की तरह को यूज़ करते हैं कैन बी कन्वर्टेड टू यूज़फुल प्रोडक्ट्स में बोथ बाय केमिकल प्रोसेस एंड बाय बायोलॉजिकल मीन्स. आइदर केमिकली या बायोलॉजिकली रॉ मटेरियल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स में. अगर बायोलॉजिकल बोलेंगे तो बायोलॉजिकली यानी कि बायोलॉजी यानी कि कोई लिविंग, तो लिविंग में आपके एनिमल सेल्स आ सकते हैं, प्लांट सेल्स आ सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेटर दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में. अगर हम किसी सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं किसी भी रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट में, तो उसे कहेंगे थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस. अगर उसे हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो गया कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका उसमें लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लाइट का, टेम्परेचर का, उसका पीएच चेंज करके उसके जीन में चेंजेस लाते हैं, तो ये सब आ जाएंगे. या उसको माने उसमें रिएक्शंस करवाएंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको रिएक्ट करके उसको बेटर यूज़फुल प्रोडक्ट्स में अगर चेंज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हम आर्टिफिशियली लाइट हमें प्रोवाइड करना है या वहाँ पे प्रेशर, कितनी प्रेशर देना है कि किस उस प्रेशर से जो रॉ मटेरियल है वो चेंज होगा, उसके जीन में जो चेंज लाएंगे बाय
प्रेशर, बाय टेम्परेचर, बाय लाइट, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब देने में केमिकल प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो वैसा नहीं है कि हम बहुत कॉस्ट लगा के कोई प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। जैसा इंसुलिन आप देख रहे हैं मार्केट में, या आप देखिए काऊ को आप देखते हो कि जो काऊ मिल्क कम देती है तो फार्मर लोग क्या करते हैं, ग्वाले लोग क्या करते हैं, उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। क्या है इंजेक्शन? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन जो है आपका जो आपके मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जब मदर बेबी बर्थ करती है तो उसके बाद मिल्क जो इजेक्ट होता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन आपका रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। बट उसके बॉडी में वो नहीं अब हो रहा है, हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो मिल्क देना कम करने लगती है। तो उसे में बाहर से इंजेक्ट कर देते हैं। वो मात्र 50 पैसे 1 रुपया में ये इंजेक्शन मिल रहा है। 1 रुपया की सुई लगाएं और तुरंत काऊ से काफ़ी दूध आप उसे ले लेते हैं। तो ये आर्टिफिशियल जो बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है और उसका कॉस्ट देखिए कि कितना कम है। उसी तरह इंसुलिन का इंजेक्शन, ये सब ये सभी बहुत लो कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी है। तो यही इसके बेनिफिट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी का, या क्या कहते हैं जेम का, उसके जीन में जो चेंज ला के हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग माइक्रोब्स और कल्चर्ड एनिमल्स और प्लांट सेल्स, ऑपरेट एट फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम किसी रॉ मटेरियल को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज कर रहे हैं, उसको फिजियोलॉजिकली चेंज कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, आपका उसमें नॉर्मल टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो अब ये सब नॉर्मल है। तो ऐसे में जब चेंज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट भी नहीं लगेगा और क्या कहते हैं वहाँ पे आपके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा उस पर नहीं पड़ेंगे और हमें प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। ओके ना, और इस तरह से जीन काफ़ी उसके बाद कल्चर कर लेते हैं, बहुत सारे हमें कॉमर्शियल लेवल पे मिलेगा। सो क्लोन जीन्स आर प्ले ए की रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। क्लोन्ड जीन ले लिया, अब उसके बहुत सारे क्लोनिंग कर लिए। अब ये जीन जो है ये एक तरह से की रोल का जैसा ये आपका काम कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल हो गया आपका जैसे दवा वगैरह, इंसुलिन एक तरह का दवा हो गया, तो आपका ड्रग के प्रोडक्शन के लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल है इन द ह्यूमन बॉडी, peptide hormones are secreted. After encoding the peptide hormone genes in the specialized cells, for instance insulin and other human growth hormones. तो इस तरह से ह्यूमन में आपके पेप्टाइड हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं, आपका पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं कहाँ से? स्पेशलाइज्ड सेल्स आप में है बॉडी में, जहाँ से आपके पेप्टाइड हार्मोन्स वो सिक्रीट हो रहे हैं। कि हर सेल आप देखें कि यहाँ से ये फिंगर है तो यहाँ से भी सिक्रीट हो, यहाँ से भी सिक्रीट नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हुए हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कहाँ है? इस पे आपका पर्टिकुलर ऑर्गन में वो सेल्स हैं जहाँ से कि ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड सेल में फिर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो जीन आपको वो पेप्टाइड हार्मोन्स बना
बना रहे हैं। बना रहे हैं क्या, मतलब ये जीन रिस्पॉन्सिबल है पेप्टाइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। उस सेल में वो जीन है जो पेप्टाइड हार्मोन्स को प्रमोट कर रहा है, जिससे आपका पेप्टाइड हार्मोन उस ऑर्गन से सिक्रीट होने लगता है। और उसमें है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स में, यहाँ आपका एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में, एक इंसुलिन है, दूसरा आपका है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, ये दोनों ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्मॉल h, GH ग्रोथ हार्मोन कैपिटल लिखेंगे, ह्यूमन के लिए स्मॉल h लिखेंगे। ठीक है ना। अब आइए, फर्स्ट हार्मोन आपका है इंसुलिन। ठीक है, अब ये इंसुलिन के लिए सबसे पहले ये कहाँ से प्रोडक्शन है, देखिए, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप जानते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, भूलना नहीं है। इन सब जनरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि आपका जैसे ही आपका ये स्टमक है, ये स्टमक के बाद आपका ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपका इस तरह से बिल्कुल ये ड्यूडेनम वाले पोर्शन में स्टमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में ये इस तरह से मुड़ता है। तो आप यहाँ से जब इसे रैट का अगर डिसेक्शन हुआ तो आप देखेंगे, थर्ड ईयर है ना आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह से ये पैनक्रियाज है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज आपका एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ये पैनक्रिएटिक जूस थ्रू द डक्ट आपका सिक्रीट करता है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डक्ट के थ्रू जो सिक्रीट होगा वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए कहते हैं पैनक्रियाज को। और इंडोक्राइन ग्लैंड कर रहे हैं डक्टलेस, यानी डक्ट के थ्रू वो सिक्रीट नहीं हो रहा है, वो थ्रू द ब्लड आपका बॉडी में जा रहा है और आपके शुगर का मेटाबॉलिज्म कर रहा है। So this hormone is secreted by isolate of Langerhans of pancreas, which catabolizes glucose in blood. Okay, full stop. Now, insulin is a boon for the diabetics. जो डायबिटिक पर्सन है, जिसके बॉडी में आपका शुगर का इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और शुगर उसके बॉडी में बढ़ जा रहा है, तो वैसे पर्सन को कहते हैं कि वो डायबिटिक है। तो डायबिटिक वाले पर्सन के लिए इंसुलिन जो है एक तरह का आपका वो वरदान कहें कि बोन है आपका इंसुलिन की से। अब जब बॉडी में नहीं बन रहा है इंसुलिन, तो हम बाहर से इंसुलिन लेंगे। तो इन लोगों के लिए, ये फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन का प्रोडक्शन मार्केट में आ रहा है, उसे हम ले रहे हैं। नाउ, हुज नॉर्मल फंक्शन फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म जनरली फेल्स। उसका जो नॉर्मल फंक्शन है शुगर के मेटाबॉलिज्म का, वो फेल कर गया। ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन मेड इजियर बाय प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब क्या कह रहे हैं, हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो इजी हो गया, कैसे, बाय हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन का वहाँ पे ये जो इंसुलिन है क्या है, प्रोटीन है आपका, पेप्टाइड हार्मोन्स है ये, तो ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग इस फील्ड में ही आपका ये हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए प्रोटीन इंजीनियरिंग इसमें जो इस तरह के इंजीनियर्स इसमें आपका काम कर रहे हैं और उसको वो ईजियर बना रहे हैं हार्मोन के प्रोडक्शन को। अब आएंगे हम लोग कि इंसुलिन बना किससे है। इंसुलिन जो है आपके पेप्टाइड हार्मोन्स, ये बने हुए हैं आपके 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से। सो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चेन है चेन ए और दूसरा है चेन बी। नाउ, चेन ए जो है वो आपका 21 एमिनो एसिड लॉन्ग है। ठीक है, चेन ए में 21 एमिनो एसिड है और ये 21 एमिनो एसिड लॉन्ग, समझ रहे हैं। इस तरह से ये एमिनो एसिड, फिर ये
इस तरह से 21 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड चेन है, उसे चेन ए बोलेंगे, और दूसरा चेन बी बोलेंगे, उसमें 30 एमिनो एसिड है। ये ए स्मॉल ए एमिनो एसिड, ये आपके दोनों चेन मिलके आपका ये इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, इस इंसुलिन का आपका जो फार्मूला है उसमें देखेंगे तो ये दो उसमें चेन है और दोनों में इतने इतने एमिनो एसिड्स हैं। नाउ द डिस्कवरीज रिवील दैट प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन, अब तो ओरिजिनल इंसुलिन तो बॉडी में बनता है, अब हमें उसका प्रीकर्सर लेना है। सो रिवील्स दैट प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन इज प्री प्रो इंसुलिन। प्रीकर्सर जो इंसुलिन का होगा उसको कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन, जो बाहर से ले रहे, विच इज़ अबाउट 109 एमिनो एसिड लॉन्ग। अब ये जो प्री प्रो या प्री प्रो इंसुलिन बोलते हैं, प्रो इंसुलिन भी बोलते हैं, जो आपका बाहर से हम लोग ले रहे हैं। तो ये प्रो इंसुलिन जो है इसमें कितने एमिनो एसिड है, 109 एमिनो एसिड लॉन्ग वो आपका है। Now, there are efforts on to isolate messenger RNA। पहले सबसे पहले जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैसेंजर RNA से cDNA, तो वैसे यहाँ भी शुरू करेंगे कि पहले रैट का, देखिए यहाँ पे रैट के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियाज है उससे के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से आपके सेल से लेंगे आपका मैसेंजर RNA, पहले आइसोलेट करेंगे। सो देयर आर एफर्ट्स ऑन टू आइसोलेट मैसेंजर RNA फॉर प्री प्रो इंसुलिन फ्रॉम रैट्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज एंड टू सिंथेसाइज cDNA, और मैसेंजर RNA से cDNA का फॉर्मेशन करेंगे, सिंथेसाइज cDNA फॉर 2 चेन, दो आपके चेन है यहाँ पे A एंड B, जैसे ओरिजिनल में तो वैसे ही यहाँ पे A एंड B दो चेन आपका पहले सिंथेसाइज करेंगे, चेन A एंड चेन B। ठीक है, अब आइए आप डायग्राम में, पहले डायग्राम को समझें फिर रिटर्न मैटर को फिर हम लोग देख लेंगे। फुल पेज डायग्राम है, इसको एक साथ आप बनाओगे। देखिए एक चेन है ये A एंड B में, एक चेन को लिया ये वाला आपका सिंपल ये इस तरह से, एक साइड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH टर्मिनल, एक एंड पे आपका ये है, इसको कर रहे हैं ये आपका ले रहे हैं क्या कहता है मैसेंजर RNA से cDNA, तो वहाँ से तो वो है आपका सिंथेटिक A चेन, सिंथेटिक हो गया, ये नेचुरल नहीं है, उसे बना रहे हैं इसलिए सिंथेटिक A चेन है। और ये A चेन में न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, ये कुछ नहीं है, सिंथेटिक A चेन जीन, A चेन का ये जीन हो गया, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 63 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जो A चेन सिंथेटिक जो A चेन का जीन है उसमें 63 आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और जो B चेन होंगे उसका एक इस साइड का टर्मिनल NH2 होगा, एमिनो ग्रुप टर्मिनल, और ये होगा सिंथेटिक B चेन का जीन, ये B चेन का जीन है, ये A चेन का जीन है, और B चेन के जीन में 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, दोनों सिंथेटिक है। अब इसे क्या करना है, इस A चेन को या B चेन को इंट्रोड्यूस कर देना है, इंसर्ट कर देना है प्लाज्मिड वेक्टर में, जो आप पहले पढ़ चुके हैं PBr322, ये आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, उसमें इसी में इंट्रोड्यूस कर देना है इस सिंथेटिक जीन को, जो A चेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने से पहले इसको समझ लीजिए, इसमें ये क्या है आपके मार्कर, ये आप जानते हैं PBr322 में आपके मार्कर्स होते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है ही, ये क्या है B गैलेक्टोसाइडेज, ये जीन है, ये यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया गया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज
जीन उसे यहाँ इंसर्ट कर दिया गया है। तो इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है यहीं पे कट लगाएंगे इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, और ये जो आपका जीन है जो ए चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ से कट किया है, ये दिख रहा है। देखिए रेड वाला दोनों साइड हाफ हाफ हो गया आपका। ये एम्पिसिलिन का ये आपका रेसिस्टेंस मार्कर जीन है, और यहाँ ये कट हो गया तो ये दोनों हाफ हाफ हो गया, और बीच में आपका ये ए चेन का जो जीन है उसे इस प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कर दिए। तो अब ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है रिकॉम्बिनेंट आपका बन गया, क्योंकि ये अपना था पहले से, ये आपका उसमें ये दूसरा जीन जो है वो इंसर्ट हो गया ए। उसी तरह से इस साइड भी सेम काम इधर भी करना है। ये भी आपका PBR322 है, ये एम्पिसिलिन आपका मार्कर जीन। अब इसमें ये आपका ये बीटा गैलेक्टोस जीन जो है ये प्रमोटर की तरह यूज हो रहा है। ये इस साइड इसमें प्लाज्मिड वेक्टर में ये है आपका बीटा गैलेक्टोस जीन। अब इसमें भी यहाँ से देखिए ये कट लगा है, कट लगने के बाद ये हाफ हाफ रेड इधर इधर हो गया, और यहाँ पे बीटा चेन दोनों चेन को अलग अलग ऐसे डिनोट किए हैं। इसको बिल्कुल सिंपल ये रेक्टेंगल बना है, इसमें यहाँ पे उसके अंदर इस तरह से लाइनिंग कर दिए हैं कि ये डिफरेंस पता चलेगा। तो ये ए चेन इंसर्ट हो गया, यहाँ पे इसमें बी चेन इंसर्ट हो गया। ये भी PBR322 है, तो इस तरह से दोनों में इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट करने के बाद उसे इकोलाई में अब ट्रांसफ़र कर दिए। सो ट्रांसफॉर्म इनटू इकोलाई। इकोलाई के अंदर दोनों को अलग अलग सेपरेट दोनों को डाल दिया। अब डालने के बाद अब इसको कल्चर होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, इसमें मार्कर्स लगे हुए हैं, इसमें अब ये रेप्लिकेट हो जाएगा। दोनों में काफ़ी इसके नंबर्स जो हैं अब बढ़ जाएंगे। जो हमें ए चेन के जीन चाहिए था काफ़ी ज़्यादा, वो हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे ना। उसके बाद क्या करना है, कल्चर करते हैं। कल्चर सेल को कल्चर करने में इसके इकोलाई के नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। एंड प्यूरिफाई बीटा गैल प्रोटीन्स को अब वहाँ से प्यूरिफाई करके ले लेंगे। जो बीटा गैल आपका ये पूरा बीटा गैल यहाँ है दोनों, उसे वो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और उसे फिर AUG जो इनिशिएशन कोडाउन है उससे ट्रीट करते हैं। AUG ये मेथियोनिन। तो इस तरह से जब आप बीटा गैलेक्टोज ये प्रोटीन्स को जब लेंगे दोनों से सेपरेट, तो ये देखिए आपका ए जीन जो है वो है, साथ में ये रेड कलर का ये मेथियोनिन वो आपका इस साइड लगा है, और बीटा चेन के इधर आपका ये मेट जो है AUG मेथियोनिन वो आपका इस साइड लगा है। अब इन दोनों को हटा देना है ये मेट वाले को, और हमें दोनों ए चेन और बी चेन को कलेक्ट कर लेना है। अब ये चेन को कलेक्ट करने के लिए अब इसे यहाँ से सेपरेट करने के लिए इस साइनाइड ब्रोमाइड से इसे ट्रीट करते हैं, जिससे कि ये आपका मेट जो है दोनों आपका सेपरेट हो गया, और केवल हमें चेन ए चेन और बी चेन हमें मिल गया। अब दोनों चेन को फिर उसे दोनों को ज्वाइंट करते हैं, दोनों ज्वाइंट हो गया, और फिर उसे सल्फोनेशन से ट्रीट करते हैं, और इस तरह से हमारा ए चेन और बी चेन ये टोटल पूरा हमें मिल गया, और ये हो गया इंसुलिन। एक मिनट अच्छे से देख, ये आप डायग्राम को ठीक से पूरा इधर देखिए, फिर ये देखिए, और यहाँ कॉर्नर पे नीचे नहीं था स्पेस, तो यहाँ साइड में लिखा है स्टेप्स, मैं पढ़ दे रही हूँ। स्टेप्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम क्लोन्ड DNA सेगमेंट। स्टेप्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम क्लोन्ड DNA सेगमेंट। तो यहाँ तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको रिटेन में डील करेंगे, फिर हम लोग ग्रोथ हार्मोन को पढ़ेंगे।